में आज बात होने वाली है रेटगेन ट्रैवल टेक के मैनेजमेंट से और हमसे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा, जहां पर हम आज करेंगे चर्चा लिस्टिंग के बाद कंपनी की आगे की रणनीति क्या होगी और अब शेयर पर निवेशकों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फंडामेंटल नजरिया भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से। आपको एक आइडिया दे दें कि रेटगेन ट्रैवल करती क्या है। ये एक ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी और से जुड़ी एक ग्लोबल सैस कंपनी है, यानी सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। ये 8 ग्लोबल फॉर्चून 500 समेत 1460 के ऊपर इनके ग्राहक हैं। टॉप 10 में से जो 7 कस्टमर हैं वो 10 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कई एयरलाइंस, होटल चेन्स इनके क्लाइंट्स हैं और कार रेंटल कंपनियां भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, हमारे साथ कंपनी के सीएमडी भानु चोपड़ा जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो बधाई आपको बाजार में आपकी लिस्टिंग की। उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि अब चूंकि आपकी कंपनी लिस्ट हो गई है, आगे यहाँ से क्या प्लान्स हैं? अगले 1 साल में आपकी कंपनी का प्राइमरी फोकस कहाँ पर रहेगा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। तो ये आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग दिन है हम सब के लिए एट रेटगेन। और जो आपने फ्यूचर के बारे में बात की, तो देखिए अब प्लान यही है कि मार्केट ने, इन्वेस्टर्स ने हम में फेथ दिया है, तो हमारा फुल फोकस यही होगा कि हम उस फुल फेथ को उसके ऊपर खड़े उतरें। तो फोकस विल बी ऑन एग्जीक्यूटिंग नाउ। तो हमारा प्लान, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, हमारे 3 बिजनेस लाइंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्टेक और डैस। और इन तीनों में ही हमें बहुत आगे अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो हमने इनको कंटिन्यू टू पेनिट्रेट करते रहेंगे। हम हमारे जो मार्टेक बिजनेस है स्पेशली, उसमें हमने अभी एक और कंपनी खरीदी है जर्मनी में, माई होटल शॉप। तो उसकी वजह से अब हम एक होलिस्टिक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, वहाँ पे हमारी जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो बहुत छोटी है। हमारे पास अभी लगभग 400 होटल हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी साइज़ 100,000 होटल्स की है सिर्फ उसी एरिया में। तो आप देखेंगे कि हमारा 1% भी अभी उसमें पेनिट्रेट नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ हम जो कर रहे हैं वो हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और हमने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं कोविड टाइम्स में, जहाँ हमने देखा कि डिजिटाइजेशन हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत देखी जा रही है। तो उसको देखते हुए हमने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और वहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छी रिसेप्शन मिल रही है कस्टमर से। हमारी काफ़ी कस्टमर्स ने अभी इनिशियली साइन कर लिया है, तो उस पर हमें काफ़ी स्केल की अपॉर्चुनिटी दिखती है। और जो थर्ड एरिया हमारा ग्रोथ का एरिया है वो M&A है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने 3 कंपनियां एक्वायर की हैं, 2 US में की हैं, एक रिसेंटली जर्मनी में किया है। तो वैसे ही हम एक प्रोग्रामेटिक M&A रन करते हैं, जिसमें हम जो कंपनीज़ हैं उनको वैल्यूएट करते रहते हैं। और हम 3 चीज़ों की वेज में उनको एवेल्यूएट करते हैं। एक, हम देखते हैं कि ये कंपनी एक एडजेसेंसी एरिया में है जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगी। दूसरा, हम देखते हैं कि वो अगर एक सर्टन की मार्केट में है जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा पेनिट्रेशन देती है। और तीसरा, हम अपॉर्चुनिस्टिकली अपने कंपेटिटर्स को भी देखते हैं, जिससे हम उनको एक्वायर करके सर्टन एरियाज़ में डोमिनेट कर पाएँ। बिल्कुल मिस्टर चोपड़ा, ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल कंपनी की जो डेट सिचुएशन है वो कैसी है और आने वाले दिनों के लिए, क्वार्टर्स के लिए कुछ किस तरह का आउटलुक लेके आप चल रहे हैं डेट पर? तो अभी की सिचुएशन देखें, प्री IPO तो हमारी कंपनी बैलेंस शीट स्ट्रांग थी। अबाउट 160 करोड़ हमारे कैश बैलेंस शीट पे हैं और लगभग अबाउट 90 to 100 करोड़ हमारा डेट है। तो उसको अगर आप देखें तो हम नेट डेट पोजीशन में पॉजिटिव थे अबाउट 70 करोड़। और जो अब कैश प्रोसीड्स हमारी IPO से आ रही हैं वो 375 हैं। तो अगर अब उसको ऐड करें तो हम ऑलमोस्ट 425 करोड़ नेट डेट पोजीशन में होंगे। मतलब हमारा कैश ऑन बैलेंस शीट विदाउट डेट, नेट कैश पोजीशन वो जो है वो 425 करोड़ के आसपास होगी। तो वो मैं मानता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है। हम एवरी ईयर कैश ऐड करते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। सो ये जो मनी है, दिस विल गिव अस ह्यूज चेस्ट, वॉर चेस्ट, जिससे हम आगे अपने एक्सपेंशन में, M&A में यूटिलाइज कर सकेंगे।
कुल मिस्टर चोपड़ा, आपकी एक यूनिक कंपनी है SaaS प्लेटफॉर्म पर। इस तरह की पहली कंपनी हम देख रहे हैं जो कारोबार करती है। ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी जो बिजनेस है कुल मिलाकर, उसमें किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं आने वाले समय में? तो अभी अगर आप देखें हमारा जो मार्केट साइज़ है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो अब लगभग 5 से 6 बिलियन है। और जो हमारी रिपोर्ट भी DRH में फाइल हुई थी, उसके हिसाब से ये 5 से 12 बिलियन हो जाएगा 4 से 5 साल में। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। और हम जैसे कि और प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में जो ओवरऑल टेक स्पेंड है वो ऑलमोस्ट 90 बिलियन है। तो हमारे पास बहुत बड़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप RateGain का साइज़ देखें तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल स्क्रैच भी नहीं किया है। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम इसी इंडस्ट्री में रहें। अभी मैं जानता हूँ कि जो हमारा ये नया वेरिएंट आया है और कोविड की बात है, तो इससे लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं। पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी पे कि हमारे को एक सोल्यूशन जल्दी आएगा, और जिससे हम वापस, अगर आप किसी से भी पूछें वो भी क्या करना चाहते हैं, जैसे कि हम ये कोविड से, पैंडमिक से बाहर निकल के आएंगे, और सबका यही आंसर है कि सब ट्रैवल करना चाहते हैं। और मेरा बहुत मानना है कि ये रिवेंज ट्रैवल का दौर भी आएगा, और उसमें हमारी जैसी कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमने ये टाइम लिया है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने का, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का, जो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। करेक्ट। आपने अभी कोविड की बात की और मैं उसी से जुड़ा अगला सवाल पूछना चाहता था आपसे कि किस तरह के कंसर्न्स, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आप हैं, ट्रैवल बिजनेस में आप हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपने कहा कि लोग रिवेंज ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा ही होगा पिछले कुछ समय में कंपनी पर। तो किस तरह का इम्पैक्ट आपने देखा, किस तरह के कंसर्न्स आपको दिखते हैं आपकी कंपनी पर और पूरी इंडस्ट्री पर आने वाले दिनों में? तो अभी अगर आप हमारा रेवेन्यू देखें तो वो लार्जली US से आता है। तो US में वैक्सीनेशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कोई अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आए हैं। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हमारे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट है, हम एक्चुअली कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी भी ट्रैवल काफ़ी चल रहा है। और जो बाकी कंट्रीज़ में, यूरोप में हम देखते हैं थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है। और ये जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है अभी बहुत इक्विपमेंट, अगर आप एक साल पहले देखें तो हमारे पास ये सारे टूल्स नहीं थी, वैक्सीन्स नहीं थी, टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ नहीं थी। अब एक एंटीवायरल की भी बात हो रही है। तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये जो फेज़ है इसको हम ओवरकम कर लेंगे। और जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, क्योंकि उनकी नॉलेज अब इतनी बढ़ गई है, तो हम ये स्टेज से भी ओवरकम कर लेंगे। एंड मेरा बहुत मानना है कि ये जो रिवेंज ट्रैवल है इसका दौर आएगा। अगर आप देखें फोकसराइट, एक जो प्रीमियर रिसर्च फर्म है हमारी इंडस्ट्री की, वो भी ये कह रही है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में हम ऑलमोस्ट 26% कैगर ग्रोथ देखेंगे इस इंडस्ट्री में। इनफैक्ट ट्रैवल जो है ये सबसे बड़ा सेक्टोरल थीम बन जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप कुछ महीनों बाद मुझे बुलाएंगे तो आप यही कहेंगे कि ये तो आप बहुत ही हॉट सेक्टर में हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता ही है कि आने वाला समय जो है वो पूरी तरह से ट्रैवल टूरिज्म स्पेस का ही रहेगा, जैसा कि आप खुद भी बोल रहे हैं कि बहुत समय से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात हुई ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी की, लेकिन जिस तरह का बिजनेस आपका है ये भी समझना ज़रूरी है कि और कौन कौन से सेगमेंट्स में आप हैं और किस तरह के प्लान्स आपको वहाँ दिखाई देते हैं फ्यूचर्स में। जैसे कि मैंने कहा कि यही अपॉर्चुनिटी हमें बहुत लार्ज दिखती है, और अभी हमने पेनिट्रेशन कम की है। क्योंकि मैं तो ये भी कहूँगा कि ह्यूमन नीड के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान और ट्रैवल। तो ये ज़रूर है कि अभी हम इम्पैक्टेड हैं, बट ये जैसे कि मैंने कहा कि हम वो रिकवरी देख रहे थे, इसी से हम इनकरेज होके हमने ये IPO भी लेकर आए, क्योंकि हम बहुत अच्छी रिकवरी देख रहे थे हमारे बिज़नेस में भी। तो मेरा बहुत मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि जो ह्यूमन काइंड है वो ट्रैवल एक नेसेसिटी बन गई है। हम सब बाहर जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं। तो हमने RateGain में पहले हमने होटल से स्टार्ट किया और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स में। तो ये मैं ज़रूर करूँगा, हमारी जो डिवर्सिफिकेशन है वो डिफरेंट सब सेगमेंट्स में हो रही है। अब ट्रैवल में हम होटल्स भी कर रहे हैं,
कार रेंटल कंपनीज भी कर रहे हैं, ओटीएस भी कर रहे हैं। अब हम वेकेशन रेंटल्स में घुस गए हैं, जो बहुत बड़ा एरिया है, जो एयरबीएनबी के हिसाब से होता है। हम हॉलिडे पार्क्स में घुस गए हैं, जो अगेन बहुत बड़ा एरिया है यूरोप में। जो कोविड के दौरान लोग होटल में ना जाके हॉलिडे पार्क्स में रहना चाह रहे थे। तो हमने जो ट्रैवल का इंडस्ट्री है उसमें बहुत डिवर्सिफाई किया है और डिफरेंट सब सेगमेंट्स को अब हम केटर कर रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा, आपने बात की यूएस की, आपने बात की यूरोप की। जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ा बिजनेस है उस एरिया में आपका, वर्ल्ड में। लेकिन मैं फोकस करना चाहूँगा वापस इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिजिटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे देश में भी। आपकी तो SaaS कंपनी है ही, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप इंडिया में देखते हैं और क्या कोई एक्सपेंशन प्लान है इंडिया में आपका? तो हमारा प्लान तो यही रहेगा कि हमारे जो ये जो हम कंटिन्यूसली जो सेगमेंट्स मैंने बात की इनमें पेनिट्रेट करते जाएंगे। बट हमारा फोकस लार्जली जैसे कि मैंने पहले भी कहा यूएस और यूरोप में ही रहेगा। ब्रॉडली यूएस और यूरोप में ही रहेगा। आज आप लिस्ट हुए हैं, आपकी कंपनी लिस्ट हुई है मिस्टर चोपड़ा, और अब लोग शेयर में ट्रेड भी करेंगे। जाहिर तौर पर कुछ डिटेल्स, बेसिक क्वेश्चन भी जानना चाहेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्लाइंट बेस किस तरह का है, और आपके जो टॉप क्लाइंट हैं वो किस तरह का कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके रेवेन्यू में? जो हमारे कस्टमर्स हैं बहुत ही डिवर्सिफाइड हैं। हमारे ऑलमोस्ट 1400 कस्टमर्स हैं। इसमें जो टॉप 23 आउट ऑफ द टॉप 30 होटल चेन्स हैं, सारी जानी मानी होटल चेन्स हमारे कस्टमर्स हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल, इंडिया में हम ओयो के साथ भी काम करते हैं। और टॉप 25 आउट ऑफ द टॉप 30 ओटीएस जैसे कि एक्सपीडिया, बुकिंग और ऑल द लीडिंग कार रेंटल कंपनीज और क्रूज लाइनर्स, ये सब हमारे कस्टमर्स हैं। तो अगर आप कोई भी बिग ट्रैवल प्रोवाइडर के बारे में सोचते हैं या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो मोस्ट लाइकली रेटगेन का कस्टमर है। ओके, आपने बात की थी अभी कि आप यूएस और यूरोप में फोकस रखेंगे और वहां पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इसको लेकर जो फंड्स हैं वो कैसे जुटाए जाएंगे? सो देखिए कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो हमारी नेट कैश पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 450 करोड़ की हो जाएगी, जो हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो मेरे को नहीं लगता है कि अभी हमें फॉर द नियर टू मिड टर्म कोई और कैपिटल रेस करने की ज़रूरत है। अभी तो हमारा फोकस अब बस सिर्फ एग्जीक्यूशन पे होगा, क्योंकि दिस इज़ डे वन फॉर अस। एंड हम जो भी हमने प्रोमिसेस मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को किए हैं, तो हमारा फोकस यही होगा कि हम उन प्रोमिसेस पे डिलीवर करें। करेक्ट। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ग्रोथ आउटलुक जो है, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इस फ्रंट पर किस तरह का रहने की उम्मीद है? कोई गाइडेंस आप देना चाहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए? देखिए, आप जैसे कि आप जानते हैं फ्यूचर गाइडेंस तो मैं दे नहीं सकता, पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोविड से पहले जो कंपनी है 2 साल के लिए 50% से ज़्यादा ग्रो कर रही थी। और अगर आप जो हमारी रिकवरी भी देखें, जो हमने फर्स्ट 5 मंथ्स की जो फाइलिंग की है अप टू 31 अगस्त कंपेयर टू लास्ट ईयर, वहाँ पे भी आप 28 से 30% ग्रोथ देखेंगे। तो मेरे को उम्मीद है, क्योंकि हमने एक उसके बाद एक एक्विजिशन भी की है जो हमारे नंबर्स में रिफ्लेक्टेड नहीं है, और जो अब हम ग्रोथ भी देख रहे हैं, तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारी ग्रोथ इस लेवल से एक्सेलरेट ही होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भानु चोपड़ा जी, हमारे साथ जुड़कर आज अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए। रेटगेन के सीएमडी भानु चोपड़ा बताते हुए किस तरह के प्लान्स आने वाले दिनों में कंपनी के हैं। आज कंपनी लिस्ट हुई है, हालांकि लिस्टिंग कुछ कमज़ोर हुई, हमने देखा करीब 14% नीचे अब है अपने इशू प्राइस से, करीब 360 के आसपास पहुंच गया है। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, स्वागत है आपका बहुत बहुत ईटी नाउ स्वदेश पर। आपने स्टडी किया होगा इस कंपनी को, लिस्टिंग काफ़ी कमज़ोर हुई है। आपको लगता है कि इन लेवल्स पर अब वैल्यू बाइंग बनती है, या क्या कॉल होगा रेट गेन पर फिलहाल आपका? मेरा मानना है इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्राइसिंग भी जो उनके ग्लोबल सास कंपनीज हैं जिनके सिमिलर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन था। और इनफैक्ट प्रायर लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग था वो करीब 40 से 45 रुपए प्रीमियम पे लिस्ट होने का एक्सपेक्टेशन था। पर क्योंकि आज मार्केट परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण से डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। बट मेरा मानना ये है कि बिल्कुल एक वैल्यू बाइंग है। और जैसा हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री में उनका जो स्टैंडिंग है और जो यूएसपी है उसके कंपेरेबल इंडिया में
कोई बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि 350 रुपए के आसपास यदि स्टॉक मिलता है आज के सेल ऑफ पीरियड में, तो जो मीडियम अवधि के निवेशक भी हैं जो एटलीस्ट एक क्वार्टर का वेट कर सकते हैं, तो वो निवेश बिल्कुल कंपनी में कर सकते हैं। ये तो निवेश किया जा सकता है इन लेवल्स पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़कर अपनी राय देने के लिए। रेट गेन आज लिस्ट हुई है, 14% नीचे लिस्ट हुई है, माफ़ कीजिए 14% नीचे इस समय दिखाई देगी आपको। और आशीष का कहना है कि आपको इन लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं आप इस सेक्टर में। चलिए तो फोकस कुछ और इम्पॉर्टेंट खबरों पर करते हैं आज, और वो है इंडिया बुल्स का जो ग्रुप है पूरा का पूरा पिछले कुछ समय से फोकस में रहा है। हमने आज इंडिया बुल्स हाउसिंग के वाइस चेयरमैन और एमडी गगन बंगा से बातचीत की और उन्होंने कहा कि समीर गहलोत, जिन्होंने अभी अभी अपना एक बड़ा स्टेक बेचा है कंपनी में,